बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना के वार थम ना सके। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 110 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 98, टोबा में 10, झंग में 2 अफराद कोरोना का शिकार। चन्योट में 24 घंटों में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको बता रहे हैं कोरोना के वार थम ना सके। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 110 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में 98, टोबा में 10, झंग में 2 अफराद कोरोना का शिकार। चिन्योट में 24 घंटों में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 110 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद में 98, टोबा में 10, झंग में 2 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। 24 घंटों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 110 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 98, टोबा में 10, झंग में 2 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि चिन्योट में 24 घंटों में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। फैसलाबाद में डिवीजन में 24 घंटों में 110 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजादार हुसैन। आजादार हुसैन, बताएगा कोरोना के वार थम ना सके। लहर आई है। फैसलाबाद में रिकॉर्ड कोरोना वायरस के मरीज देखने में नजर आए हैं कि 24 घंटे के दौरान 98 जो है मरीजों में अब तक वायरस की तस्दीक हुई है। इससे कबल अगर बात की जाए दूसरी लहर के दौरान तो अब तक 80 की फिगर जो थी वो रिकॉर्ड हुई थी, मगर इस दफा जो है जो आज की रिपोर्ट मौसूल हुई है उसमें 98 अफराद में जिला फैसलाबाद में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है। इस तरह जिला डिवीजन फैसलाबाद में 110 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें 98 अफराद का तलक जिला फैसलाबाद से, 10 अफराद जिला टोबा से और जिला झंग से 2 अफराद जो थे वो कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। ताहम इस वक्त फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल में 70 मरीज जेर इलाज हैं जो कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव हैं। ताहम 167 पेशेंट जो है वो इस पर जेर इलाज हैं, जिनमें 90 जो पेशेंट है वो सस्पेक्टेड है। ताहम 2 अमवात भी फैसलाबाद में कोरोना वायरस के बाइस हुई है और साथ साथ इस वक्त फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो 10,218 हो चुकी है। जी, मुतासरा मरीजों की तादाद 10,218 हो चुकी है। आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी खबर शामिल करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला। पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला। पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया गया है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अहकामात जारी कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अहकामात जारी कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला। सूबा भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अहकामात जारी कर दिए हैं। बुजुर्ग अफराद की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। बुजुर्ग अफराद को कोरोना से बचाव के हिफाजती टीके भी लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं 7 लाख बुजुर्ग अफराद को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। साल से जायद उम्र के अफराद वैक्सीनेशन का आगाज 10 मार्च से हो जाएगा। वैक्सीनेशन की दस्तयाबी, बुजुर्ग अफराद की रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। 7 लाख बुजुर्ग अफराद को कोरोना से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे, जबकि 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज 10 मार्च से हो जाएगा। अभी आपको बताएं, डीसी फैसलाबाद की जानिब से स्पीकर चैम्बर से गलत बयानी का मामला। डीसी फैसलाबाद आज असेंबली पेश होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीसी फैसलाबाद की जानिब से स्पीकर चैम्बर से गलत बयानी का मामला डीसी फैसलाबाद आज असेंबली में पेश होंगे। आपको गलत बयानी के मामले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। डीसी फैसलाबाद की जानिब से स्पीकर चेंबर से गलत बयानी का ये मामला डीसी फैसलाबाद आज असेंबली में पेश होंगे। आपको बता रहे हैं, डीसी फैसलाबाद आज असेंबली में पेश होंगे चेंबर में, और गलत बयानी का ये मामला है। डीसी फैसलाबाद की जानिब से स्पीकर चेंबर से गलत बयानी हुई है। डीसी फैसलाबाद आज असेंबली में पेश होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीसी फैसलाबाद की जानिब से स्पीकर चेंबर से गलत बयानी के मामले के हवाले से डीसी फैसलाबाद आज असेंबली में पेश होंगे। डीसी फैसलाबाद की जानिब से स्पीकर चैम्बर से गलत बयानी का मामला सामने आया है। डीसी फैसलाबाद आज असेंबली में पेश होंगे। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं।
डीसी फैसलाबाद की जानिब से स्पीकर चैम्बर से गलत बयानी का मामला सामने आया है, जिस पर डीसी फैसलाबाद आज असेंबली में पेश होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अली अकबर से। अली अकबर बताएगा, डीसी आज असेंबली में पेश होंगे। जी, कल इजलास में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी फिरोज की जानिब से ये रूलिंग की गई थी कि डीसी फैसलाबाद और शाम जो कि 1112 के इंचार्ज है फैसलाबाद के, उन्हें जो है वो पेश किया जाएगा। आज पंजाब असेंबली में उनको तलब किया गया था। स्पीकर की जानिब से रूलिंग के दौरान ये बताया गया था कि डीसी फैसलाबाद की जानिब से स्पीकर चैम्बर से जाने वाले फोन के साथ गलतफहमी की गई है। डीसी फैसलाबाद अपने घर पर मौजूद थे, जबकि स्पीकर चैम्बर से जब फोन किया तो उन्होंने अपने गनमैन को फोन पकड़ा दिया और गनमैन की तरफ से ये बताया गया कि डीसी जो है किसी मीटिंग में मौजूद है। जब उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि डीसी की जानिब से गलत बयानी की गई है स्पीकर चैम्बर के साथ और वो अपने घर पे मौजूद थे। जबकि उसके साथ ये भी बताया गया था रूलिंग के दौरान कि डीसी जो है वो 1112 की वहाँ पे अराजी है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जो है वो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन डीसी जो है वहाँ पे अराजी फराहम नहीं कर रहे। जबकि उनको सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन खान की जानिब से भी मुतअद्दिद बार ये कहा गया है कि वहाँ पे जो फंड मंजूर है, जो जगह मंजूर की गई है, वो अराजी फराहम की है। जी, जो जगह मंजूर की गई है उसकी अराजी फराहम की जाए। डीसी अराजी फराहम नहीं कर रहे हैं, इस हवाले से आज असेंबली में पेश होंगे। तफसीलात से आगाह करे थे आप अली अकबर। आपको अपडेट करें, एफडीए सिटी के नादहिंदा अलॉटीज को एक और मोहलत। 15 अप्रैल तक फी मरला 2000 रुपए जुर्माने के साथ अदायगियां कर सकेंगे। डेडलाइन गुजरने के बाद अलॉटमेंट मंसूख करके प्लॉट नीलाम करने का इंदिया दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एफडीए सिटी के नादहिंदा अलॉटीज को एक और मोहलत मिल गई है। 15 अप्रैल तक फी मरला 2000 रुपए जुर्माने के साथ अदायगियां कर सकेंगे। डेडलाइन गुजरने के बाद अलॉटमेंट मंसूख करके प्लॉट नीलाम करने का इंदिया दे दिया गया है। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान बताएगा। जी बिल्कुल, एफडीए सिटी में तरक्याती काम बर वक्त ना हो सके, जिस वजह से एफडीए सिटी के ऊपर आम शहरियों का एतमाद भी नहीं है और अलाटी खास तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। तो दूसरी जानब वो अलाटी जिन्होंने 2015 में प्लॉट्स जो थे वो लिए थे और उनकी बकाया जात जो हैं वो अभी तक जमा नहीं हो पा रहे। एक अंदाजे के एफडीए के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 अरब रुपए के लगभग रकम मौजूद है, जो कि एफडीए के अलाटियों ने इस वक्त तक अदा नहीं की। इस हवाले से एफडीए की जानिब से एक बार फिर एफडीए के अलाटियों को मोहलत दी गई है और 15 मार्च तक 2000 रुपए फी मरला जुर्माने के साथ अपनी अलॉटमेंट की बकाया जात अदा करने के हवाले से भी जो है वो हदायत की गई है। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि अगर 15 मार्च के बाद भी इन रकमों की अदायगी नहीं हो पाती और इसके साथ साथ जो अलॉटी हैं वो अपने प्लाट की अलॉटमेंट की बाकी मानदा जो चार्जेस हैं वो भी अदा नहीं करते, तो मुमकिन तौर पर उनका प्लॉट जो है वो मोहलत दे दी गई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तामीराती शोबे में एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है। तामीराती शोबे में खुदाई और आलात की खरीदारी में 59 करोड़ 80 लाख रुपए की हेरा फेरी। फैसलाबाद समेत पंजाब की दीगर डिवीजन भी इस हेरा फेरी में शामिल है। आपको बता रहे हैं, तामीराती शोबे में एक और बड़ा स्कैंडल। तामीराती शोबे में खुदाई और आलात की खरीदारी में 59 करोड़ 80 लाख रुपए की हेरा फेरी सामने आई है। इसी पर बात कर लेते हैं अली रामे से। अली बताइएगा, हेरा फेरी सामने आई है। जी बिल्कुल, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट पंजाब असेंबली को जमा कराई गई, जिसमें मौजूदा दौर हुकूमत में कुछ अजाफी अदायगियों के हवाले से इंकशाफात किए गए और ये बहुत बड़ी हेरा फेरी है कि मुख्तलिफ तामीराती काम करवा लिए जाते लेकिन उसमें अजाफी अदायगियाँ वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ डिवीजन शामिल हैं। इसमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, तौंसा, जहाँ पर मुख्तलिफ तामीराती काम हुए और उस तामीराती काम में जो खुदाई का और तामीराती शोबे के हवाले से आलात की ख़रीदारी और उसके इस्तेमाल पर जो पेमेंट की गई वो अजाफी पेमेंट की गई। तो इस पर जो एक सरकारी नरखनामे के मुताबिक मुकर्रर करदा रेट्स होते हैं उनसे हट कर ये अजाफी अदायगियाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाती रहीं। लाहौर में जो तामीराती काम हुआ और इसके अलावा मुल्तान में, फैसलाबाद डिवीज़न में जो तामीराती काम हुए, वहाँ पर जो एग्जावेटर और मशीनरी जो डिवीजन्स हैं ख़ास तौर पर उनकी तरफ से ये अजाफी अदायगियाँ की गई और इसमें महकमा मवासलात भी शामिल है, महकमा हाउसिंग भी शामिल है, महकमा आपाशी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और उनकी मुख्तलिफ जो सब डिवीज़न है जो तामीराती शोबे को देखती हैं, उनमें ये माली बाज़ाब्तियाँ पकड़ी गईं और इसमें जो हेरा फेरी की गई वो 59 करोड़ रुपए की हेरा फेरी जो कि अजाफी अदायगियाँ की गई और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। अब इस पर पंजाब असम्बली के जो हुकाम है, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी की जो कमेटी है ख़ास तौर पर PAC की,
अब वो इस पर मुतलका अदारों से जवाब तलब 59 करेगी। करोड़ 80 लाख की हेरा फेरी पकड़ी गई है। अली रामे आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रॉपर्टी टैक्स की शिकायत के लिए बनाया गया ऑनलाइन पोर्टल कई माह बाद भी गैर फाल। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद ने पोर्टल का इफ्तिताह किया। आवाम के हुकाम से नोटिस लेने और मसला जल्द हल कराने की अपील। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जानिब से जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स की शिकायत के अंदराज के लिए बनाया जाने वाला पोर्टल जो है वो 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी फ़ाल नहीं हो सका है। गुज़िश्ता बरस फरवरी में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से वज़ीर आज़म पोर्टल की तर्ज पर प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का इजरा किया गया, जिसका इफ्तिताह सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज़ अहमद ने किया। प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिका जितनी भी शिकायत थी वो शहरियों ने या टैक्स गुजारों ने इस पोर्टल पर अंदराज उनका करवाना था, मगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद ये प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल जो है वो अभी तक फ़ाल ही नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से इसकी तशहीर भी की गई, मगर इस सब के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल जो है वो गैर फ़ाल ही पड़ा है और शहरियों को आज तक इस चीज़ का इल्म ही नहीं हो सका कि वो इस पोर्टल पर अपनी शिकायत करें तो कैसे करें और वहाँ पर दर्ज करवाई जाने वाली उनकी शिकायत जो है वो कैसे मुतल्लिका अफसरान तक पहुँचेंगी। दूसरी जानिब एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो मुकामी हुक्काम है उनका कहना है कि मनसूबा सूबाई सतह पर शुरू किया गया था और पूरे पंजाब के लिए ये पोर्टल मुतारिफ करवाया गया था, ताहम कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर ये जो प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल है वो अभी तक गैर फ़ाल पड़ा है और फ़ाल नहीं हो सका है। जी, तकनीकी वजूहात की बिना पर 1 साल गुजर जाने के बाद भी पोर्टल फाल नहीं हुआ है। उमैर अजमत, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात जिला जंग में जारी तरक्याती स्कीम्स पर पेशरफ्त और हल्के के मसाइल के हल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू की गई। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से रुकने कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात जिला जंग में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और हल्के के मसाइल के हल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से रुकने कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात जिला जंग में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और तबादला ख्याल, हल्के के मसाइल के हल और सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब का हर पसमानदा शहर तरक्की करेगा, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का, जबकि हर शहर को अलहदा डेवलपमेंट पैकेज देंगे। भी आपको अपडेट करें, डी टाइप फैसलाबाद में पुलिस एहलकार हारून का सेकेंड ईयर के तालिबे इल्म पर तशद्दुद का मामला। वाक़े की 8 रोज बाद भी पुलिस ने एक मुलजिम भी गिरफ्तार ना किया। नौजवान अली हैदर को अकेडमी के बाहर मामूली तल्ख कलामी पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। डी टाइप फैसलाबाद में पुलिस एहलकार हारून का सेकेंड ईयर के तालिबे इल्म पर तशद्दुद का ये मामला है। वाक़या के 8 रोज बाद भी पुलिस ने एक मुलजिम भी गिरफ्तार न किया। नौजवान हैदर अली को अकेडमी के बाहर मामूली तल्ख कलामी पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसी हवाले से मजीद जानेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताएगा बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है? जी बिल्कुल, थाना डी टाइप के इलाका रहमान चौक में पुलिस एहलकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर सेकेंड ईयर के तालिब इल्म को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वहां पर मौजूद दीगर राहगीरों ने और प्रोफेसर ने मौका पर पहुंचकर उसकी जान बख्शी करवाई। मुतासरा तालिब इल्म के वालिद का कहना है कि मामूली तल्ख कलामी पर उसके बेटे को मारा गया। वाक़ये के 8 रोज हो गए, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक ताहाल किसी एक भी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। मेरे साथ मुतासरा तालिब इल्म के वालिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा सारा वाक़या किस तरह से रोनमा हुआ? मेरा बेटा अकेडमी के बाहर खड़ा हुआ था फौजी चौक में, तो मामूली तल्ख कलामी पर उसके साथ झगड़ा किया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। जब हम पहुंचे तो हमने उनके वालिद साहब को बुलाया, लेकिन वो हमारी बात तक सुनने नहीं आए। फिर हमने FIR दर्ज करवाई CPO साहब के आर्डर से, लेकिन अभी तक उसके लिए भी अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ठीक है, अच्छा बताइएगा मारने वाले कौन थे? मारने वाले जी 3 जो है ना बच्चों के नाम का पता है। हारून जवेद हैं सब इंस्पेक्टर, और उनका भाई है अली, और एक उनका भैया है हैरा, और कुछ 5-6 जो है ना वो नाम लड़के वो साथ लाए थे। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। फरजाना सदीक, आप आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गैर कानूनी असले की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया फैसलाबाद का स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट पर सख्त एक्शन। असला मार्केट कचहरी बाजार की 12 दुकानें सील कर दी गई हैं। पुराने लाइसेंस पर असला बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तैयब मकबूल से बात कर लेते हैं। तैयब मकबूल, बताइएगा, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है? बिल्कुल, कचहरी बाजार फैसलाबाद में वाक़ असलहा मार्केट की दर्जन भर से ज़ायद दुकानों को सील कर दिया गया। इन दुकानों के हवाले से स्पेशल ब्रांच पंजाब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को एक रिपोर्ट अर्साल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 12 के करीब दुकानें ऐसी हैं जिनके मालकान या तो फोत हो चुके हैं या मुल्क से बाहर या बैरून शहर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि उनका लाइसेंस उनके रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस बात के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं कि इन असला डीलरों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर असला भी फरोख्त किया जा सकता है। लिहाजा इन दुकानों को सील किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मौजूदा जो मालकान है उनको यह हिदायत की जाए कि वो लाइसेंस या तो अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं या नया लाइसेंस हासिल करके असला की खरीदो फरोख्त का कारोबार जारी रखें। इस पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से खुफिया तौर पर भी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर मजीद पड़ताल करवाई गई, तो स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है उसके मंदरजात दुरुस्त साबित हुए, जिसके बाद एसएससीटी को हिदायत जारी कर दी गई, जिन्होंने आज से 2 रोज़ कबल इन दुकानों को सील कर दिया। सिर्फ एक दुकान ऐसी थी जिसका मालिक अपना ही लाइसेंस इस्तेमाल कर रहा था, जबकि 12 जो दुकानें हैं उनको सील करने के बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को रिपोर्ट अर्साल कर दी गई डीसी की जानिब से। पुराने लाइसेंस पर असलहा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पेट्रोल पंप के कारोबार में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है। अब पेट्रोल पंप लगाने के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, पेट्रोल पंप के कारोबार पर सरमायाकारी करने वाले अफराद के लिए खुशखबरी है कि अब पेट्रोल पंप लगाने के लिए सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब पेट्रोल पंप लगाने के लिए एनओसी तलब किया जाता था तो उसका एनओसी मिलने में और तमाम इदारों की रिपोर्ट्स आने में 2-2 साल का अरसा लग जाता था। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने पेट्रोल पंप के कारोबार में सरमायाकारी करने वालों को जो है वो रिलीफ देने का फैसला किया और हुकूमत पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इसका पेट्रोल पंप के एनओसी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत की है। हुकूमत पंजाब की जानिब से हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जो है वो तमाम इदारों से जो रिपोर्ट्स हैं वो 3 हफ्तों के अंदर मंगवाएंगे और 4 हफ्तों के अंदर जो है वो जितना भी जो भी पेट्रोल पंप का एनओसी तलब किया जाएगा वो 4 हफ्तों के अंदर जारी करना होगा, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कारोबार में इजाफा किया जा सके, सरमायाकारी में इजाफा किया जा सके और लोगों को जो है वो आसान अपने शहर के अंदर रोजगार जो है वो मुयस्सर आ सके, सरमायाकारी में इजाफा किया जा सके। वसीम अहमद, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सस्ती प्रोटीन आवाम के लिए मुश्किल, मिडलमैन की चांदी, सरकारी निर्खनामे की परवाह किए बगैर गली मोहल्लों में अपनी मनमानी कीमतें। गिरां फरोश मार्केट्स में सरगर्म, पूछने वाला कोई नहीं। ऐवान सनअत तिजारत की स्टैंडिंग कमेटी बराए पोल्ट्री डॉक्टर राना का इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा। इसी पर बात कर लेते बिलाल डोगर से। बिलाल, बताएगा, एक्शन लेने का मुतालबा सामने आया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें मुर्गी की कीमतों के हवाले से तो ब्रायलर की कीमतें हर गली मोहल्ले की अपनी नजर आ रही हैं। हर सरकारी रेट जो जारी किया उससे कोई ऊपर फिर रहा है तो कोई नीचे, तो जिसका जो मन चाहा रेट चल रहा है। 50 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, लेकिन कीमतें मनमानी है। डॉक्टर राना सजाद हमारे से मौजूद हैं, जो कि स्टैंडिंग कमेटी ऐवान सनअत तिजारत जो पोल्ट्री है उसके चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखो कीमतें अपनी निकल रही हैं, फार्मर को कुछ बच नहीं रहा, जो कीमत निकलती है उससे 100 का डिफरेंस निकल रहा है जो मार्केट में रेट आ रहा है। असल में बहुत शुक्रिया डोगर भाई, आप हमेशा पोल्ट्री के मसाइल जब हालात ख़राब होते हैं या अच्छे होते हैं, आप हमेशा आवाम के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, पोल्ट्री के लिए भी सोचते हैं। असल में ये सारा फिनोमेना है। असल प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो फीडों की FCR है, कन्वर्शन टू मीट, वो बहुत कम हुई है, क्योंकि ये मकई का ऑफ सीज़न चल रहा है। ऑफ सीज़न की वजह से मकई जो है वो पूरी नहीं मिल रही, उसकी जो स्टोर्स में है वो उसकी वजह जो गंदम भी डाल रहे हैं और FCR जो है वो काफ़ी डाउन आ रही है। जो 40 किलो फीड के में से जो निकलता था 33 किलो गोश्त, वो इस वक्त 28 किलो पे आ गया हुआ है। उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के 200 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। इसी पर मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज भट्ट, अपडेट कीजिएगा।
فیصل آباد کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر اس وقت اشیاء کی قلت برقرار ہے. خاص طور پر بات کی جائے چینی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، گھی کے حوالے سے، کوکنگ آئل کے حوالے سے اور مختلف دالوں کے حوالے سے، تو ان کی شارٹیج کی وجہ سے شہریوں کو، صارفین کو، خاص طور پر متوسط طبقے کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنا پڑ رہی ہے. چونکہ اس وقت فیصل آباد میں خاص طور پر یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ کے مقابلے میں اشیاء جو ہے وہ نسبتاً سستی ہیں، لیکن دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے خریداری کرنا پڑتی ہے. کچھ گاہک میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ خریداری کے لیے آئے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا آپ کیا خریدنے آئے تھے آج؟ میں چینی خریدنے آیا تھا، چینی گھی آئل. اچھا، آپ کو ملتا ہے یہاں سے نارملی چینی گھی آئل؟ جی نہیں، اکثر یہاں پہ شور ہوتی ہیں چیزیں. میں کل بھی آیا تھا، کل بھی نہیں آیا تھی، آج بھی آیا ہوں، آج بھی نہیں چینی ہے، نہ گھی ہے، نہ آئل ہے. کیا کہیں گے، مطلب کتنا آپ آتے کہاں سے؟ میں ادھر ملر روڈ سے تو ملر ٹاؤن سے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ چینی اور گھی اور آئل جو آپ لینے آتے ہیں یہاں پہ ملتا نہیں؟ مجھے ایک تقریباً مہینہ ہو گیا اکثر. اچھا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھی آئل آ جاتا ہے سٹورز پر اشیاء کی قلت کے باعث متوسط طبقے کو مشکلات کا سامنا ہے. شراز بٹ آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں سرکاری سکولز میں رواں ماہ سے تیسری جماعت کے بچوں کے لٹریسی ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. مزید بات کریں گے اسی حوالے سے جہانگیر اشرف سے. جہانگیر بتائے گا ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. کووڈ 19 کے باعث تمام سرکاری سکولز میں بچوں سے تیسری جماعت کا لیے جانے والا کمپیوٹر ٹیب پر جو ٹیسٹ تھا لٹریسی اینڈ نیومریسی ڈرائیو ٹیسٹ، اس کو روک دیا گیا تھا تاکہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، کیونکہ ایک ہی کمپیوٹر ٹیبلٹ پر تمام بچوں سے وہ ٹیسٹ باری باری لیا جاتا تھا. لیکن اب دوبارہ حالات کچھ بہتر ہونے پر رواں ماہ سے تیسری جماعت سے دوبارہ لٹریسی ٹیسٹ لیا جائے گا. اور اس ٹیسٹ کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ مانیٹرنگ رپورٹس میں اس ٹیسٹ کی جو نتائج ہیں اس کو حصہ بنایا جاتا ہے تعلیمی کارکردگی کا. اور اس حوالے سے اسکول میں تیسری جماعت کے بچوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر پڑھائی کا معیار کیسا جا رہا ہے، کیونکہ انگلش، اردو، میتھ اور سائنس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں بچوں سے کمپیوٹر ٹیب پر. اور مانیٹرنگ کا عملہ جو ہے وہ اسکول وزٹ کے دوران رینڈملی بچوں سے یہ ٹیسٹ لیتا تھا، جس کا مقصد تھا کہ وہاں پر بچوں کی کارکردگی، بچوں کو پڑھائے جانے والا جو مواد ہے اور بچوں کا جو لیول ہے پڑھائی کا اس کو چیک کرنا تھا. اور ماہانہ جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفس کی طرف سے رپورٹ شائع کی جاتی ہے کارکردگی کے حوالے سے، اس میں تمام اضلاع کی جو لٹریسی اینڈ نیومریسی ڈرائیو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹس بھی شامل ہوتی ہیں. تو یہ ایک اہم انڈیکیٹر تھا سرکاری سکولز میں کارکردگی کو جاننے کے حوالے سے، جس کو کووڈ 19 تیسری جماعت کے بچوں سے دوبارہ لٹریسی ٹیسٹ لیا جائے گا. جہانگیر اشرف آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. جنگ انتظامیہ نے کلمہ چوک کی تزئین و آرائش شروع کر دی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. مبشر، آگاہ کیجیے گا تزئین و آرائش کے حوالے سے. پنجاب مہم کے تحت جھنگ کو سرسبز و شاداب بنانے کے حوالے سے جھنگ انتظامیہ کی کاوشیں جاری ہیں. جھنگ میں کلمہ چوک جو شہر کا داخلی راستہ ہے، اس کے اطراف میں گندگی کے ڈھیر لگے تھے، غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھی، جس پر انتظامیہ نے بر وقت ایکشن کیا اور تمام تک گندگی کو اٹھا کر جو ہے وہ شہر سے باہر منتقل کیا. اور یہاں پر جو گرین بیلٹ تھی اس کو ایک بار پھر آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل کی نگرانی میں کام جاری ہے، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر، آپ بتائیے گا کہ کیا کب تک یہ کام جاری رہے گا اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس گرین بیلٹ کے آباد ہونے سے شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی، یہ ڈپٹی کمشنر جھنگ جناب فیاض احمد محل صاحب کے حکم پر یہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن کے مطابق کل سے اس گرین بیلٹ کی ری ایبلیٹیشن کا کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ اگلے 4 روز تک انشاءاللہ تعالی اس کی یہ بیڈنگ وغیرہ پلانٹس کے لیے مکمل ہو جائیں گی، فینسنگ بھی ہو جائے گی. اور اس میں ہم نے جو ہے میکسیمم جو ہے پلانٹ کرنے ہیں. اور اس میں جو پیومنٹس ہیں، رستے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تحصیل کونسل کے جو ہے ایکسپرٹس ہیں وہ اپنا کام جو ہے نا وہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ایک سرسبز اور شاداب قسم کی گرین لین کے طور پہ ایک پارک بنائیں گے ہم انشاءاللہ. اور تزئین و آرائش کا آغاز کر دیا گیا ہے. مبشر حسن نقوی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. احمد پور سیال اور گڑھ مہاراجہ میں سنگ میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. میلے کے حوالے سے مزید آگاہ کریں گے ہمارے یاسر، آگاہ کیجیے گا. سنگ میلہ جو ہے قدیم روایت ہے اور ہماری ثقافت کا حصہ ہے. سنگ میلہ جو ہے سنگت کی صورت میں شروع ہونے والا وہ میلہ ہے جو 13 جنوری سے سیال کوٹ سے شروع ہوتا ہے اور مختلف علاقوں میں پڑاؤ ڈالتے ہوئے 13 غازی خان سخی سرور جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے. 8 اور 9 مارچ کو یہ میلہ جو ہے گڑھ مہاراج اور احمد پور سیال میں لگایا جاتا ہے، جہاں بچے بڑے
मुख्तलिफ जो है झूलों पर झूले झूल कर लुत्फानंदोज होते हैं। मुख्तलिफ स्टॉल लगाए जाते हैं जहाँ पे खवातीन भी खरीदारी करती हैं, बच्चे भी खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ यहाँ पे जो एंजॉय करने आए दोस्त वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताएं, एक साल के बाद यहाँ पे मेला आता है तो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी मेला मेले नाल ते यारा बेलियां नाल संग मेला एक साल बाद आंदा है ते अगर बेलियां दा साथ ना होवे तो ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਾ लेकिन 9 मार्च को फिर आ ही जाता है। पंजाबी बोली का प्रचार करते इस नौजवान ने जो है पंजाबी में बताया कि ये पंजाब की जो सकाफत है कि ये मेले जो है पूरा पंजाब में लगाए जाते हैं। एक और मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताएं, आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये कदीमी सकाफत है जो सदियों से चल रही है और बच्चे पूरा साल 9 मार्च के दिन। अम्मार यासिर आप मेले का अहवाल बता रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।